अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के मानसून सत्र की तैयारियां तेज। रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सोमवार 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र के दौरान होंगी कुल 21 बैठकें। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर हुई बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष चाहता है एक सार्थक सत्र। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने बताया, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में बड़ा कदम। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अपने समर्पण, साहस और उत्साह से करोड़ों सपनों को किया प्रेरित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को बताया 3 दानव। सदस्य देशों को दी इन मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की नसीहत। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। पहले से मौजूद लोगों को कमर्शियल फ्लाइट्स इस्तेमाल करने को कहा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और उससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त को इस सत्र की समाप्ति होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोशिश होगी कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष में टकराव और गतिरोध न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इस संसद सत्र में 21 अगस्त तक कुल 21 बैठकें होंगी, जिसमें 12 से 18 अगस्त तक का अवकाश भी शामिल है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक माफ कीजिएगा 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। अपने ओडिशा दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कटक में आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आदि कवि सरला दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आदि कवि सरला दास ने महाभारत लिखकर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने महान कवि की जयंती मनाने और विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए सरला साहित्य संसद की प्रशंसा की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी विविधता इंद्रधनुष की तरह है। हमारी एकता सदियों से बहुत मजबूत रही है। हमारी भाषाएं अनेक हैं, लेकिन भावनाएं भी एक हैं। विश्व इस बात से आश्चर्यचकित है कि भारत इतनी सारी भाषाओं और धर्मों के बावजूद किस प्रकार एकजुट और एकीकृत बना हुआ है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी हो गई है। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद लौट आए हैं। स्पेसक्राफ्ट 22.5 घंटे की यात्रा करके कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। इस मिशन की स्पेसक्राफ्ट को सोमवार सुबह 4:35 पर ISS से अलग किया गया था। इसके बाद लगभग 22 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये कैप्सूल मंगलवार दोपहर 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर लैंड हुआ। लैंडिंग के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मेडिकल जांच और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस मिशन पर भारत की तरफ से करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से उड़ान भरी थी और 26 जून को ISS से जुड़ गए थे। उन्होंने वहां पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। वो 41 साल बाद अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। ये देश के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभांशु शुक्ला की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में उनकी भूमिका ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को मेरी ओर से बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में यह सचमुच एक निर्णायक क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन के बाद पृथ्वी पर विजयी वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रोफेशनल उत्कृष्टता ने प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित किया है। भारत की अंतरिक्ष क्षमता निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये मिशन महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष में नया स्वर्णिम अध्याय एक्सियोम 4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता और सुरक्षित वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में शुभांशु जी ने अपने साहस, समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत को गौरवान्वित किया है। यह मिशन केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष भविष्य, गगनयान मिशन और उससे आगे की यात्रा के लिए एक मजबूत आधार और प्रेरणा बनेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया और जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया।
विदेश मंत्री की ये चीन की 5 साल में पहली यात्रा है। एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सदस्य देशों को संगठन के मूल उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में आतंकवादी हमला जानबूझकर जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक विभाजन फैलाने के मकसद से किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के मुद्दों पर अडिग रुख अपनाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में स्टार्टअप और नवाचार से लेकर पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में पहल की है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के भीतर सहयोग बढ़ाने, अधिक व्यापार और निवेश की आवश्यकता है। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात भारत के नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने भारतीय लोगों से ईरान में गैर ज़रूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर संदेश पोस्ट करते हुए कहा, पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान की गैर ज़रूरी यात्रा करने से बचें। साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो ईरान के ताज़ा घटनाक्रमों पर नज़र रखें और भारतीय अधिकारियों की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से निकलना चाहते हैं, उन्हें कमर्शियल फ्लाइट्स और नौका फेरी सर्विस का इस्तेमाल करके वहां से निकलना चाहिए। ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। अब भारत में ही रहकर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ना संभव हो सकेगा। ब्रिटेन की प्रसिद्ध साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस गुरुवार में सेक्टर 59 में खुलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ करेंगे। साउथहैम्पटन में भारत में खुलने वाला ये तीसरा विदेशी कैंपस होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी अपना कैंपस भारत में खोल चुके हैं। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जुलाई 2025 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, लॉ, इंजीनियरिंग समेत कई स्ट्रीम के कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे। इनमें इंजीनियरिंग, बिजनेस और एआई आदि से जुड़े कोर्स भी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय अगले 10 सालों में उन सभी कोर्सों को अपने यहाँ शुरू कर देगा जो मौजूदा समय में उसके मुख्य कैंपस में पढ़ाई जा रही हैं। क्यूएस रैंकिंग में साउथहैम्पटन का 81वां स्थान है, जबकि टाइम्स रैंकिंग में 2024 में 97वां स्थान रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन खबरों को भ्रामक और गलत और निराधार करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि उसने दुकानदारों को समोसे, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों के बारे में चेतावनी प्रदर्शित करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल एक दिन पहले ये खबर आई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों से कहा है कि वो समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, वड़ा पाव, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, पेस्ट्री और गुलाब जामुन जैसे खाद्य पदार्थों में चीनी और तेल की मात्रा का उल्लेख करने वाले तेल और चीनी बोर्ड प्रदर्शित करें ताकि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में फैट और ज्यादा चीनी के बारे में स्वास्थ्य संदेश पर उसकी सलाह विक्रेताओं को उनके उत्पादों पर चेतावनी प्रदर्शित करने का निर्देश नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि निर्देश भारत की समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृति को निशाना बनाने के लिए जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सामान्य परामर्श लोगों को खाद्य उत्पादों में वसा और अतिरिक्त चीनी के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यवहारिक निर्देश है, न कि किसी विशेष खाद्य उत्पाद के बारे में है। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां और सबसे उन्नत फ्रिगेट नीलगिरी श्रेणी, जो फरवरी 2026 में वितरित किया जाएगा, भारत की नौसैनिक विरासत और भविष्य को दर्शाता है। शिवालिक श्रेणी का अनुवर्त्य इसमें बेहतर स्टेल्थ, अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का एक सच्चा प्रतीक हैं। This is Mahendragiri behind us. The Mahendragiri will be delivered to the Indian Navy. We are expecting to have it ready by February 2026 for delivery to the Indian Navy. As with any shipbuilding, warship building project, a lot of ancillary industry develops around a ship. We are taking equipment from so many OEMs, and all these are integrated into the ship. So each of these OEM in its own has been a partner with MDL, and they have developed under Atmanirbharta. Their indigenization content also has improved, which has leading to Atmanirbharta, and I am sure this ship itself will be a force multiplier for the Indian Navy. And this class of ship, we are having some more than 75% indigenization. The stealth features are varied, and while I'll go to the basic, even the shape of the ship is contributing to the stealth feature. If you see, there aren't any vertical features. It's a structure which gives a smaller radar profile. Not only that, this is for the radar profile. We are having IRSS heat suppression, infrared suppression systems, where the exhaust of all the engines and are cooled. The IRSS reduces the thermal signature, the radar profile is reduced, the noise is reduced. So it's a combination of many factors which gives the ship a profile which may be something like a fishing boat and not of a frigate of this size. कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ सर्फिंग के दौरान आपने इस शब्द को खासा सुना होगा। इसके साथ बीते कई दिनों में इमेज वायरल हुई है जिन्हें AI की मदद से क्रिएट किया गया है। इसके साथ ही कई न्यूज़ चैनल्स में आज AI एंकर भी मौजूद हैं जो रोज़ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि AI अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम रोल निभाने के लिए तैयार है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया भर में 16 जुलाई यानी आज के दिन को AI एप्रिसिएशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। AI एप्रिसिएशन डे साल 2021 में पहली बार मनाया गया, जब मानवता के लिए टेक्नोलॉजी के सकारात्मक योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसे लेकर शिक्षित करने के लिए AI हार्ट LLC को स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि साल 1943 में मैककुलोच और पिट्स ने पहला मान्यता प्राप्त AI तैयार किया था। उन्होंने ट्यूरिंग कंप्लीट न्यूरॉन का डिज़ाइन तैयार किया था। इसके बाद साल 2000 के दशक के बाद अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में गूगल ने AI का इस्तेमाल शुरू किया।
विद्यांजलि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों को मजबूत बनाना है। ये पहल समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए स्कूलों की सहायता करना चाहती है। इस योजना के तहत स्कूलों को भारतीय प्रवासी समुदाय के विभिन्न स्वयं सेवकों से जोड़ा जाएगा, जैसे युवा पेशेवर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी, NGO, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, कॉरपोरेट संस्थान और अन्य लोग विद्यांजलि से जुड़िए और बदलाव का हिस्सा बनिए। जहाँ सपनों की पहली उड़ान भरती है, कक्षा जहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है और शिक्षक जो इन सपनों को आकार देते हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की है? नहीं, ये जिम्मेदारी है हम सबकी और इसी सोच से जन्मी है विद्यांजलि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरणा लेती हुई विद्यांजलि जन भागीदारी का बेमिसाल प्रतीक है। विद्यांजलि कोई योजना नहीं, ये एक रिश्ता है, स्कूल और समाज के बीच जुड़ने का रिश्ता, जहां हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र, प्रोफेशनल हो या गृहिणी, NGO हो या कंपनी, सब साथ आकर बच्चों का हाथ थामते हैं। देश भर में हजारों लोग अब अपने समय और हुनर से स्कूलों को सशक्त बना रहे हैं। कोई आकर बच्चों को कहानी सुना रहा है तो कोई विज्ञान का चमत्कार समझा रहा है, कोई चित्रकला सिखा रहा है, कोई आत्मविश्वास। देश भर से विभिन्न NGOs ने भी विद्यांजलि को अपनाया है। वे दूर दराज के स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, जहां जरूरत हो सकती है किसी उपकरण, लैब, कंप्यूटर या सिर्फ एक मुस्कान की। पेशेवर लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, कलाकार आदि अपने अनुभव बच्चों के साथ बांट रहे हैं और इन अनुभवों से बच्चे सिर्फ ज्ञान नहीं, दिशा पा रहे हैं। जो छात्र कभी इन स्कूलों में पढ़े थे, आज वे गर्व के साथ लौटे हैं। कोई बेंच डोनेट कर रहा है तो कोई लाइब्रेरी को अपग्रेड कर रहा है। उनके लिए ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है। CSR के अंतर्गत कई कंपनियां डिजिटल कक्षाएं, साफ सफाई, खेल सामग्री, इंटरनेट की सुविधा, इनोवेशन लैब आदि सुविधाएं देकर स्कूलों से जुड़ रही हैं। आज विद्यांजलि ने 5,37,000 वॉलंटियर्स को देश के 8 लाख से ज्यादा स्कूलों से जोड़ा है। यह संख्या नहीं, संवेदनाओं का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब समाज जुड़ता है तो शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं, अनुभव बन जाती है। तो आइए शुरुआत करें एक बदलाव की। बने किसी बच्चे की मुस्कान की वजह। विद्यांजलि से जुड़िए, क्योंकि हर बच्चा, हर स्कूल हम सबकी जिम्मेदारी है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल अब पहली बार भारत के रेलवे नक्शे पर आ गई है। ये मुमकिन हुआ है 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के पूरा होने से, जो एक अद्भुत इंजीनियरिंग का कारनामा है। इस रेलवे लाइन को देश के सबसे कठिन भूभागों में से एक पर बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 26 साल पहले कल्पना में आया था और अब जाकर ये हकीकत में बदल गया है। इस लाइन में 48 सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है और 40 से ज़्यादा पुल बनाए गए हैं। इनमें से सबसे ख़ास है ब्रिज नंबर 196, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 104 मीटर है, यानी कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। ये लाइन घने जंगलों, ऊंची नीची पहाड़ियों और भूस्खलन प्रभावित इलाकों से होकर गुजरती है। ये रेलवे लाइन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो दृढ़ संकल्प और बेहतरीन योजना का प्रतीक है। अपडेट एट 12 में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।